हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा है, हाँ। हौली हौली मेहनत ना नाम नाम हुंदा हुंदा है। बवासीर वाली वीडियो निकाली, उस पे दे ऐड पे ऐड। लोग कह रहे हैं मैं डॉक्टर वाला लिबास पहन के आ रहा हूँ अगर आपको बवासीर है। एक काला रंग और मर्दाना कुव्वत, ये हमारी इनसिक्योरिटी है, इसलिए आपको पूरे दीवारों के ऊपर 90% इन्हीं के इख्तियारात नजर आते हैं। फिर चेक करने के लिए कि भाई मर्दाना कुव्वत है कि नहीं है, काफी सारे हमारी आबादी बढ़ गई कुवैत के बाद। तो मैं फैसलाबाद में स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए गया, तो वहां पे हंसा ही कोई नहीं। इतनी देर में एक दो गाड़ियां आई, उन्होंने दूर से देखा, उन्होंने कॉल उन्होंने हाथ में गन देखी, गाड़ी देखी, आगे बाइक लगाई हुई है, वो बड़ा डकैती वाला सीन बना हुआ था। एक डाला इधर से आया, एक डाला इधर से आया, एक सामने से, दूर से गन्ने हमारी तरफ कर दी, ये हथियार फेंक दो। मेरा हथियार है ही नहीं हमारे पास। बिल्कुल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नियो प्लस के पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं खावर बुखारी। आज जो मेरे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है, सोशल मीडिया फिनोमेना है। इन्होंने अपने कंटेंट से न जाने कितने ही दिल जीत लिए हैं। ये सटायर पे कंटेंट बनाते हैं, कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं, लोगों को हंसाते हैं। और आप जानते हैं कि लोगों को हंसाना कितना मुश्किल काम है। हमारे साथ मौजूद हैं उमर सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हम? उमर भाई मैं ठीक ठाक हूँ। लाइफ स्ट्रगल पीरियड याद आता है, स्ट्रगल पीरियड। अब तो माशाल्लाह आप इतना स्टारडम है आपके ऊपर, इतने लोग आपको जानते हैं। वो टाइम याद आता है जब उमर सलीम को कोई नहीं जानता था? डेफिनेटली एक गाना है बड़ा मशहूर कि होली होली हो जाएगा प्यार नहीं। अब एक गाना भूल गया मैं। पहले पहले हर बंदा आम हुंदा है, हाँ, पहले पहले हर बंदा आम होता है। हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा है, हाँ। हौली हौली मेहनत ना नाम नाम हुंदा हुंदा है, है। पहले पहले हर हर बंदा बंदा आम आम हुंदा होता है। है। तो आम होना भी एक आई थिंक एक कैफियत है जो आप पर आनी चाहिए, ताकि जब आपको सक्सेस मिले, जब आपको रिकग्निशन मिले, तो आपको एहसास हो कि आप कहाँ से आए हैं। आप ऑलरेडी एक स्टारडम में अगर जी रहे हैं तो मे बी आप उसकी इतनी इतनी कदर ना करें। तो ये होना ज़रूरी है मेरे ख्याल में। उमर भाई आपकी जो विट है बहुत शानदार विट है। आप बात करते हैं, लाफ्टर आ जाता है, कहीं ना कहीं से आ जाता है। मेरी पर्सनैलिटी देख के कुछ जुगत नहीं आपको याद आई? मेरी वेट है तो माशाल्लाह आपके पास भी तो वेट है। आपने इतनी गर्मी में, अभी लाहौर में इतनी वैसे आई नहीं है सर्दी, इस्लामाबाद में मेक सेंस। मैं आपने नीचे टी शर्ट पहनी है, फिर ऊपर स्वेटर पहना है, फिर उसके ऊपर जैकेट पहनी है, मैं माशाल्लाह माड़ी टैन लग रहे हैं आप। उमर भाई मैं बताऊं, हर सेंसेबल आदमी को ठंड लगती है, आपको पता है। नहीं, बरीक आदमी को ठंड लगती है। बरीक आदमी को ठंड हाँ, लेकिन मैं बरीक ज़हन से बरीक हूँ वैसे, चाहे जो मर्जी हूँ। अच्छा उमर भाई ये बताएं कि जो आपने एकदम जॉब छोड़ दी, ठीक है, आपने कहा मैंने यूट्यूब करना है और जॉब छोड़ दी आपने, वो क्या सीन था कि सैलरी कितनी थी आपकी और आपने कहा कि यार हूँ कम नहीं करना हूँ? मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक जॉब की है जिसके मुझे पैसे मिले। अच्छा। उससे पहले मैंने 8-10 ऐसी जॉब्स भी की हैं जहाँ पे या तो कम मिलते थे या बिल्कुल नहीं मिलते थे। ठीक है, कम इतने मिलते थे कि बस गुजारा था, उसको मैं एक जॉब के तौर पे नहीं कह सकता, राइट। तो फाइनली मुझे जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे एक जॉब मिली थी 50,000 रुपये महीना पे। अच्छा, हाँ, काम भी मेरी मर्जी का था। स्टार्टिंग सैलरी 50,000 थी? नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं 3-4 साल स्ट्रगल कर चुका था। कर चुके थे आप, सही। उसके बाद मैंने काफ़ी देर जो है ना वीडियोस मुफ्त बनाई हैं, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी, सबके लिए। और जो पहली मुझे मेरी मतलब की जॉब मैं कहूँगा ना मिली है, वो मुझे 50,000 पर मंथ की मिली थी। वो क्या थी आपकी जॉब? उसमें मुझे एक प्रोडक्शन हाउस चलाना था, एक यूट्यूब चैनल चलाना था। बहुत वो मुझे वहाँ सीखने से मिला और बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ पर मतलब काम किया दिन रात। मुझे उस काम में बहुत मज़ा आया। बहुत मजा आया। उनके जो मेरे एम्प्लॉयर थे वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और 3 महीने तक लेकिन मुझे एहसास हुआ कि आई एम नॉट अ जॉब पर्सन। जॉब पर्सन नहीं है? हाँ, मेरा वो मिजाज नहीं है जॉब वाला, वो मैं कर नहीं सकता, राइट। तो उस जगह से मेरी बड़ी यादें वहाँ बसता हैं। उस जगह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मैंने वो सर से रिक्वेस्ट की, सर मैं अपना करना चाहता हूँ, तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो जब आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो कोई सेविंग्स वगैरह थी या बस कर दिया था स्टार्ट, या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा स्ट्रॉन्ग था? नहीं, एक अरसा से मैं घर से पैसे नहीं ले रहा था। पहले तो मैं पॉकेट मनी लेता रहा हूँ तकरीबन 23-24 साल तक घर से। इवन के शादी के बाद भी मैं पॉकेट मनी लेता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि बस दुकान पे जाना, बैठना, काम करना इतना कोई था नहीं। पैसे लिए आ गए, छोटा बहुत गुजारा होता था। लेकिन फिर कुछ वाक़यात आपकी ज़िंदगी में होते हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि यार अपना करना बहुत ज़रूरी है, अपनी इंटेग्रिटी के लिए, अपने वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए।
ठीक है ना, अपनी कदर के लिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक पॉइंट मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया था, उसके बाद मैंने फिर कोशिश की कि मैं खुद कमाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर काफ़ी मैंने जॉब्स की, तो करते करते जो है ना वो एक सिलसिला बन गया था। फैमिली की सपोर्ट ये थी कि उन्होंने मुझे मना नहीं किया मना किसी नहीं चीज़ किया में। कि जो हाँ, जो करना है करो, ये बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। आप उमर भाई उस वक्त हम देखते थे, मैंने आपका चैनल जो देखना शुरू किया था ना, आप हाउ टू वीडियोस बनाते थे। यस, मैं टेक वीडियोस टेक बनाता था। वीडियोस हाँ बनाते थे हाँ हाँ आप। हाँ हाँ। टेक से आप टायर में आ गए। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, असद अली। जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो जहाँ पे मैं काम करता था, वो यूट्यूब चैनल, उनके लिए मैं वीडियोस ही बनाता था। तो मैंने वहाँ पर काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए ऐसे, उनमें एक असद अली भी थे। असद अली थे। असद अली टीवी के नाम से उनका यूट्यूब चैनल, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उनके 2.5 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं। क्योंकि वो टेक की नीच हैं, तो मे भी इतने मेन स्ट्रीम मीडिया में या मेन आप उनको ना जानते हो, लेकिन जो टेक के लोग हैं वो उनको काफ़ी जानते हैं। ठीक है, वो कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नई अपडेट्स से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो उनका मैंने इंटरव्यू किया ना, तो मैं बड़ा इंट्रीग हुआ उनकी इंटरव्यू से। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उनके घर गया, मैंने उनका एडसेंस अकाउंट देखा। अच्छा, वो मैं कहा आप इतने पैसे कमा रहे हैं तौर में। हाँ, तौर में। हाँ, मैं कहा मोहर में तय तो बहुत आपकी तो माशाल्लाह। बहुत है। तो उसने कहा कि यार आप भी कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा वाह, वाह। मैंने जॉब छोड़ दी। बाद में रियलाइज हुआ कि यूट्यूब चैनल स्टैब्लिश करना इतना आसान नहीं है। आपको कम से कम साल 6 महीना ज़हन में रखना है कि आपने इस पे स्ट्रगल करनी है, आफ्टर दैट आपको रिवार्ड मिलेगा। लेकिन आई वाज स्टूपिड इनफ एंड कि मैंने जॉब फ़ौरन छोड़ दी। लेकिन इतना स्टूपिड नहीं था, मेरे पास एक बैकअप अर्निंग थी बैकअप जो मैं कर रहा था, वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहा था। हाँ, मैंने आपके बारे में रिसर्च करते हुए ये भी पढ़ा कि आप राइटिंग से फ्रीलांस राइटर भी थे आप। नहीं, राइटर नहीं था मैं। हाँ। स्क्रिप्ट में लिखता था, लेकिन मैं खुद को एज अ राइटर उसमें नहीं कहूँगा, मेरा इतना मेन किरदार नहीं था। एज अ प्रेजेंटर मैं अपनी सर्विसेज देता था। मैं लोगों को वीडियोस बना कर देता था। और उस ज़माने में जब मैं फेमस नहीं था, लोग को इतने जानते नहीं थे, तो मैंने काफ़ी ऐसी वीडियोस भी बनाई जिनके बाद बड़ा अफसोस होता रहा है। मैंने बवासीर की वीडियोस बनाई हैं, मैंने मर्दाना कुव्वत की मेडिसिन की दवाइयाँ बनाई हैं। तो इस तरह जो था ना वो एक सिलसिला था। तो मैं अच्छा, वो एक बंदे के साथ मैंने वीडियो 4-5 साल पहले बना के दी थी, तब ज़माना जाहिलियत में। तो वो जब मैं थोड़ा सा मुझे रिकग्निशन मिल गई, फॉलोअर्स आ गए, मिलियंस ऑफ लोग फॉलो करने लग गए ना, आफ्टर दैट वो बंदा ना, उसने वो बवासीर वाली वीडियो निकाली, उस पर दे ऐड पे ऐड, फेसबुक पे मिलियंस ऑफ व्यूज जा रहे हैं बिलाल भाई, और लोग कह रहे हैं मैं डॉक्टर वाला लिबास पहन कह रहा हूँ अगर आपको बवासीर है। वो बड़ी मुश्किल से मैंने डिलीट करवाई थी वो। ये पाकिस्तानी जो लोग हैं, हम ये मर्दाना कमजोरी से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? इसके ऊपर इतने व्यूज क्यों आते हैं? ये हमारी इनसिक्योरिटी है। एक काला रंग और मर्दाना कुव्वत, ये हमारी इनसिक्योरिटी है। इसलिए आपको पूरे दीवारों के ऊपर 90% इन्हीं के इश्तिहारात नजर आते हैं, बाकी 10% जादू टोने के हैं। तो ये आपने किसी को मना करना है या किसी को कायल करना है, ठीक है, आप उसको मर्दाना कमजोरी का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिलाल भाई को मैंने कहना है कि बिलाल भाई दूध पिया करें, तो ये कहेंगे कि नहीं मैंने नहीं पीना। मैं कहा आप दूध पिए, इससे मर्दाना कुव्वत में इजाफा होता है, जरूर पिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपने पोलियो से मना करना है किसी को, आपको जी इससे मर्दाना, आपने किसी को वैक्सीन लेने से मना करना है, आप कहेंगे वैक्सीन लेंगे तो आपकी मर्दाना जो है ना कुव्वत कम हो जाएगी। और यही वजह है कि कोविड के बाद जब लोगों ने वैक्सीन ली, फिर चेक करने के लिए कि भाई मर्दाना कुव्वत है कि नहीं है, काफी सारी हमारी आबादी बढ़ गई कोविड के बाद। ये क्योंकि उसमें पहले दौर में वापडा का रोल होता था, अब वैक्सीन का रोल हो गया। हाँ, तो वो लोगों ने सिर्फ यही चेक करने के लिए कि मैं सही हूँ कि नहीं, बच्चे पैदा कर लिए। अच्छा उमर भाई, आपका कंटेंट के ऊपर आते हैं, जो पॉडकास्टिंग में आपका कंटेंट है, ये करैक्टर इतने वंशवने करैक्टर, इतने मजेदार करैक्टर, कभी आप सास बना लेते हैं, कभी आप बहू बना लेते हैं, कभी आप जो है वो टिकटॉकर बना लेते हैं। तो ये इतने करैक्टर ऑब्जर्वेशन है या आप मिल चुके हैं इन करैक्टर से? नहीं, मिला नहीं हूँ। दो चीज़ें हैं। एक तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे जो लोग मिले हैं बड़े टैलेंटेड थे, बड़े उनके साथ स्टार्ट बड़ा अच्छा, एक मुझे किक स्टार्ट मिल गया। आमतौर पे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, उनको किक स्टार्ट नहीं मिलता है। सो आई वाज लकी इनफ टू हैव दोज टैलेंट विद मी जिन्होंने मुझे किक स्टार्ट दिया, ठीक है। स्क्रिप्ट मैं ही लिखता था उनका, और लेकिन ये कि उस कैरेक्टर को रियल लाइफ में लेके आने का आर्टिस्ट का काम होता है। सो स्टार्ट में तो हमने जस्ट लोगों को मॉक करना शुरू किया था, कभी मोटिवेशनल स्पीकर्स को मॉक कर दिया, कभी कोर्स सेलर्स को मॉक कर दिया, पॉडकास्ट स्टाइल में उनको हम एक्सपोज करते थे। स्टार्ट हमारा
पैटर्न ये था, सिर्फ हम एक्सपोज करते थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। फिर मुझे एहसास हुआ ना, फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत एक नेगेटिव इमेज बन रही है, ये ब्रांड्स के लिए भी अच्छी नहीं है लोग। फिर मैंने सोचा कि इसके अंदर एक मैसेज ऐड करना शुरू करते हैं, एट द एंड एक मैसेज, पॉजिटिव मैसेज लोगों को जाए एक फन वे में। तो फिर जब मैंने आउटरो में, एक्स्ट्रो में आप डालते थे? एक्स्ट्रो में डालता था मैं एक मैसेज। हमेशा आपको ना 98% वीडियोस में आपको एक मैसेज लाजमी मिलेगा। हो सकता है कुछ वीडियोस में ना उसकी एंडिंग हमने बगैर उसके कर दी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर एक आउटरो होता है जिसमें हम मैसेज देते हैं। तो जब मैंने वो करना शुरू किया तो फिर अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। तो और जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑब्जर्वेशन से आते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, काम वाली मेड जो है वो हर के घर में है, इसी तरह कमेटी वाली आंटी होती है सब मोहल्लों में, इसी तरह डिफरेंट जगहों पे आप देखते रहते, लोगों को ऑब्जर्व करते रहते। एक कॉमेडियन में और एक आम इंसान में फ़र्क ये होता है, हाँ, एक कॉमेडियन में और एक आम इंसान में फ़र्क ये होता है कि कॉमेडियन की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। आप भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, लेकिन उसका देखने का नज़रिया जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। तो बस यहीं पे डिफरेंस लाइक करता है। और जो लोग उस ऑब्जर्वेशन को राइटिंग के फॉर्म में ले आते हैं, उसके अंदर थोड़ी कॉमेडी टाइमिंग ऐड कर देते हैं, कुछ विट ऐड कर लेते हैं, तो वो एक कला बन जाती है। एक सवाल जो मैं आपसे पिछले 1.5 साल से करना चाह रहा हूँ और आज मुझे मौका मिला है, वो ये है, फैसलाबाद जैसे विटी शहर को छोड़ के, फैसलाबाद हर गली में, हर कूचे में आपको विट मिल जाएगी, ठीक है, आपको बरीक आदमी मिल जाएगा। उस जैसे शहर को छोड़ के आप इस्लामाबाद जैसे शहर में गए, यहाँ बर्गर कहा जाता है कि बर्गर्स कम्युनिटी है और जो बरीक एक कॉमेडी का आंसर है उनमें ज़रा कम है। तो वो ऑडियंस आपने डेलिबरेटली बिल्ड की थी अपनी, यही वाली ऑडियंस? देखिए, सम टाइम ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट बनती है ना, जो उसमें सारा मटेरियल एक ही जगह का नहीं होता, रॉ मटेरियल कहीं से आया होता है, ठीक है, और वहाँ पे एक जगह पे जाता है और वहाँ पे वो बनता है, ठीक है। सो मेरे ख्याल में जो बहुत सारे लोग, जो आर्टिस्ट हैं, वो एक, मैं कहता हूँ एक रॉ मटेरियल है। जो फैसलाबाद के आर्टिस्ट है ना, वो एक रॉ मटेरियल है। वो रॉ मटेरियल जब बड़े शहरों में जाता है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या कोई भी, इस्लामाबाद को मैं उसमें नहीं गिनता, अभी डेवलप हो रहा है वहाँ पे ये इंडस्ट्री, तो खैर वहाँ पर जाकर ना वो पॉलिश हो जाता है, फिर वो रॉ नहीं रहता, वो एक प्रोफेशनल बन जाता है, ठीक है। अगर आपके अंदर लगन है, आप अगर टैलेंटेड हैं, तो इस तरह से अगर सिर्फ फैसलाबाद में रहेंगे तो देयर आर वेरी लेस चांसेस टू ग्रो। हाँ, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं, मौके नहीं कि आप फैसलाबाद में रह के ग्रो कर सकें। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि जहाँ पर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, आपको वहाँ पे मूव कर जाना चाहिए। और इस्लामाबाद जहाँ पर बात की है कि वहाँ पे फीके लोग हैं, नहीं फीके नहीं है उमर भाई, उमरवाना फीके सेंस कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा नहीं है। नहीं सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है कि नहीं अच्छा, मैं बिलीव मी, वो डैड जोक्स करते हैं, नहीं अच्छा वो नॉक जोक्स पे हंसते हैं, नहीं अच्छा। वहाँ पे आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, मैंने वहाँ पे इस्लामाबाद में काफ़ी स्टैंड अप कॉमेडी की है, तो बहुत अच्छा सपोर्टिव क्राउड है, वो आपके हर जोक पे हंसते हैं, नए पुराने छोटे छोटे एक्ट पे वो हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मैं फैसलाबाद में स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए गया, तो वहाँ पे हंसा ही कोई नहीं मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, मैं पंच मार रहा हूँ, सारे ऐसे बैठे हैं। तो मुझे अच्छा बाद में ना, खैर एंड पे मैंने फैसलाबाद की ऑडियंस जो थी डिफरेंट है उसके, मेरे जोक्स थोड़े मम्मी डैडी थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, कॉलेज एओए लेवल के, और ये वो, तो मे भी कुछ ये भी हो सकता है कि मेरे जोक्स इसलिए रिलेट ना कर पा रहे हूँ क्योंकि मैं जरा मिलेनियल्स में आता हूँ, वो जेनजी है, जेनजी का ह्यूमर डिफरेंट है। तो खैर वो बाद में मैंने उसको उठा लिया, एंड पे मैंने ना वो क्राउड वर्क कर लिया, क्राउड वर्क में मैं अच्छा हूँ, ठीक है। तो मैं फिर वो उसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी निकल आती है कि आप जब रैंडमली क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, वो कोई एक लूज पॉइंट दे देता है, उसको पकड़ के आप शुरू हो जाते हैं। मैंने वो शुरू कर दी, वो अच्छा गया। खैर उसके बाद ना मैं वापस आ गया इस्लामाबाद, तो मुझे ना मेरे को स्टोरी लगाई पीछे, एक किसी स्टूडेंट का किसी बच्चे के मैसेज आया, आपके शो में कोई हंसा नहीं, बेइज्जती तो महसूस हुई होगी। मैं कहा एड्डा तो सुहेल एनीवेज, फैसलाबाद जो है ना, वो सारी बात है, आप यूँ समझ लें कि आप चाइना चले जाएं और उनको जाके कहें कि आओ मेरे साथ कुंग-फू फाइटिंग करो। हाँ, तो वो तो उनका। और ये जो लाहौर की ऑडियंस है, लाहौर में स्टैंड अप कॉमेडी का है एक्सपीरियंस? लाहौर की ऑडियंस तो वो ऑडियंस है ना, पिछों साइकिल, मानोल्ला साहब कहते थे पिछों साइकिल मार के कहते हैं अन्ना होए हैं। हाँ, नहीं लाहौर का मेरा कोई एज सच बड़े स्टैंड अप का एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे लगता है कि लाहौर की ऑडियंस भी इंजॉय करती है, कराती है, और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा लाहौर में रिलेट कर पाऊंगा क्योंकि इस्लामाबाद में ज़्यादातर लोग ना, आपको 70-80% ना पख्तून मिलेंगे, पठान, ठीक है ना, तो वो कम रिलेट कर पाते हैं पंजाबी कल्चर से। तो मेरे कुछ जोक्स होते हैं पंजाबी कल्चर के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि लाहौर इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू डू सम स्टैंड अप, तो इंशाल्लाह प्लानिंग इंशाल्लाह जल्द करेंगे।
तो किसके साथ, कोई ग्रुप है आपका कोई? नहीं, ऐसे मेरा स्टैंड अप में कोई ग्रुप नहीं होता, ठीक है? इसमें आप सोलो परफॉर्म करते हैं। हाँ, अगर आप कुछ और स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ मिलकर कोई एक प्लान कर लेते हैं तो दैट्स अनदर थिंग, ठीक है? एक हाँ, अच्छा एनवायरनमेंट कुछ लोग हैं जो सोलो अपना शो बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अब्बास बुखारी अब्बास करते हैं। बुखारी का ही मैं नाम लेने लगा था। हाँ, क्योंकि आप उनके फॉलोअर्स अच्छे हैं इंस्टाग्राम पे, दे हैव इसकी अच्छी फॉलोइंग है, तो आप अपना वो लगाते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, बूस्ट करते हैं, तो आपको ऑडियंस मिल जाती है। लेकिन जिनके फॉलोअर्स अच्छे नहीं है, they have to struggle a lot because they're not very famous. They are funny, they are talented, but they're not very much famous. ठीक है, तो उनके पास ऑडियंस इकट्ठे करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो समटाइम कोलैब भी कर लेते हैं। अच्छा उमर भाई, ये बताएं कि आपने जब अपना कंटेंट बनाना शुरू किया था, क्या क्या हार्डशिप फेस करनी पड़ी थी आपको, ऑडियो के हवाले से, कैमरे के हवाले से? एक्चुअली आई हैव बीन इनटू टेक अ लॉट। जैसे मैंने शुरू में, आप मेरी वीडियोस यूट्यूब के चैनल के बिल्कुल आप जाएं तो आपको टेक वीडियोस मिलेंगी, तो मेरा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। कैमरा, माइक, लाइट, इन सब चीज़ों में मैं बड़ा इन था, तो मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी क्योंकि मुझे टेक्निकल चीज़ों का पता था। हाँ, अगर समटाइम मिस्टेक हो जाती है वो एक अलग बात है। ऐसा भी होता है कि पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली तो ऑडियो का जैक पूरा इंसर्ट नहीं, थोड़ा सा बाहर रहेगा, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। समटाइम ऐसा होता है कि बटन प्रेस करना भूल गए आप। अब जैसे हो रहा है। हाँ, अब हो रहा है। तो ये चीज़ें, ये टेक्निकल एस्पेक्ट मुझे सारा पता होते थे। हाँ, अगर कोई मिस्टेक हो जाए, ऑनेस्ट मिस्टेक हो जाए, क्योंकि ह्यूमन है, वो एक अलग बात है, तो उसकी बेस पर फिर चलता रहता है। पाकिस्तान के अंदर ना आप सटायर पे काम कर रहे हैं, अब काले को काला नहीं कह सकते, बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते आप, ज़रा सा आप किसी का जो है जेस्चर का मजाक नहीं उड़ा सकते। मजाक उड़ाना तो वैसे ही बुरी बात है, लेकिन उसको ब्लैक कॉमेडी का भी एक आंसर होना चाहिए। जैसे अमानुल्लाह साहब ने शर्तिया मीठे में, बब्बू बराल साहब ने नाबीना का करैक्टर किया, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद भी मोइन अख्तर साहब ने भी नशई का करैक्टर किया। मोइन अख्तर साहब ने इतने करैक्टर किए जिसमें ब्लैक कॉमेडी थी, ब्लैक ह्यूमर था। तो ये कैसे देखते हैं आप, जो अब हालात चल रहे हैं, फ़ौरन से चीज़ लोग रिएक्ट कर जाते हैं? देखिए, जो ह्यूमर है ना, ये सब लोगों के लिए नहीं है, ये सब्जेक्टिव होता है। एक जोक पे मुझे हंसी आएगी, आपको नहीं आएगी। इसी तरह से जो एक कॉमेडी जो उसको डार्क ह्यूमर हम कहते हैं, डार्क कॉमेडी या डार्क ह्यूमर। डार्क ह्यूमर जो है वो एक जॉनरा है जो कि पाकिस्तान में अभी कॉमन नहीं है। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि अभी हम बहुत बैकवर्ड हैं इस हवाले से। गोरे इसको इतना कर चुके हैं, रगड़ चुके हैं कि वो एक प्रॉपर एक फील्ड बन चुकी है डार्क कॉमेडी की। प्रॉपर एक सिर्फ डार्क कॉमेडी पे करते हैं। इंडिया में भी शुरू हो चुका है और उसको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे लोगों में थोड़ा सा मसला ये कि थोड़ा सा टेम्परामेंट का इशू है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, राइट? तो आई थिंक ये कम होना चाहिए, लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। आई लव डार्क ह्यूमर, आई डू जोक्स अबाउट डार्क ह्यूमर, लेकिन मैं अपलोड नहीं करता, बहुत कम मैंने किए हैं और वो ज़्यादातर इंडिया में चले। उसमें 80% ऑडियंस इंडिया की जिन्होंने अप्रिशिएट किया इस पे, बाकी 20% लोगों ने गालियाँ दी हैं कि भाई ये ज़्यादा हो गया। जैसे एक मैंने क्लिप बनाया था इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है कि दोस्त के साथ मिलके कहता हूँ, अच्छा यार मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ, मैंने डेड लिफ्ट करना है जाके। तो उसने कहा कि आप जिम जा रहे हो? नहीं, मैं जनाजा उठाने जनाजा मैंने देखी आप। तो वो लोगों ने बहुत सारे कहा था वो आपने मजाक उड़ा दिया, आपने जनाजे का मजाक उड़ा दिया, आपने दिस एंड दैट। तो आई डोंट थिंक इसको ऐसा सिर्फ ह्यूमर लेंगे तो इतना वो मैटर नहीं करता। तो बाकी रही बात ऑडियंस की, ऑडियंस को डेवलप होने में टाइम लगेगा इंशाल्लाह, लेकिन हो जाएगी। उमर भाई ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतने फेमस हैं, स्टारडम आपका आप पे अरूज है इस वक्त, और भी आप पे अरूज ही आना है। अभी आपका दौर है, ठीक है? फिल्मों की ऑफर आ रही है, यही मसला ना, ड्रामों की। रूज आ रहा है, रूज आ नहीं रही कुछ। फिल्मों में इंशाल्लाह इरादा तो है, तो सूनर और लेटर, एज सून एज आई गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आई विल डेफिनेटली अवेल इट। शादी का जिक्र कर लें अब आपने फिल्म। कौन सा, पहली का दूसरी का? कितनी शादियां? जैसे मौलवी साहब कहते हैं ना, एक उनके पास आई एयर होस्टेस, तो उन्होंने कहा कि आपकी शक्ल ना मेरी दूसरी बीवी से मिलती है। तो एयर होस्टेस ने कहा आपकी कितनी बीवी हैं? कहते हैं एक। तो बस हजारों ख्वाहिशें ऐसी क्या ख्वाहिश पे दम निकले। और भाई ये जो आजकल हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लोग शॉर्ट रील्स और जो शॉर्ट कंटेंट बना रहे हैं लोग,
यूथ का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है। आपको ये चीज़ बॉदर करती है जब आप 11 मिनट का 18, मैंने एक चीज़ नोट की थी, आपने ना बीच में 18-18 मिनट के 20-20 मिनट के भी पॉडकास्ट अपलोड किए हैं, लेकिन फिर आप आगे 11 मिनट पे, 9 मिनट पे, 8 मिनट पे, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बॉदर कर रही है ऑडियंस का जो? देखिए यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ ऐसे काम करता है कि वो देखता है कि कितने परसेंट रिटेंशन है। अगर मेरी लेट्स से जैसे 10 मिनट की वीडियो है, उसका रिटेंशन अगर 5 मिनट आ रहा है, ठीक है, और अगर मेरी एक 18 मिनट की वीडियो, उसका रिटेंशन भी 5 मिनट आ रहा है, तो मेरी 18 मिनट वाली वीडियो नहीं चलेगी। वो परसेंटेज दिखेगा कि इस पे परसेंटेज वाइज रिटेंशन ज़्यादा है, उसको ज़्यादा चलाएगा। सो देयर इज़ अ रिस्क इफ़ यू मेक अ लॉन्गर वीडियो, देयर इज़ अ प्रीटी मच चांस लोग उसको रास्ते में छोड़ देंगे अगर वो एंटरटेनिंग इनफ नहीं है। सो रही बात शॉर्ट टाइम स्पैन की, उसमें यह है कि जो आप रील बनाते हैं, उसमें आपको वो बहुत स्पीड से डोपामिन मिलता है। आप स्क्रॉल अप कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, आपको वो डोपामिन रिलीज हो रहा है, यू एंजॉयिंग। लंबी वीडियो आई तो इसमें ज़रा सा आप लंबी करते हैं, डेड। तो मैंने शुरू बेसिकली जब दोबारा मैंने चैनल अपना फेसबुक जो है वो छोटी वीडियो को प्रमोट करता है, तो मैंने जब रीग्रो करना शुरू किया था अपने चैनल को, तब मैंने रील्स पर, शॉर्ट्स पर फोकस किया था। शॉर्ट्स से मैं लोगों को फिर लॉन्ग पर लेकर आया हूँ, ठीक है। सो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो फोकस ऑन रील्स, बिकॉज इट इज रियली इजी टू मेक वन रील डेली, लेकिन वन लॉन्ग वीडियो डेली बनाना इट्स अ टफ जॉब। या कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा पैसे देता है? यूट्यूब, फेसबुक? आपको तो इंस्टाग्राम भी मोनेटाइज है आई थिंक। नहीं, इंस्टाग्राम किसी का मोनेटाइज नहीं। अच्छा, टिकटॉक आपको मोनेटाइज है? मेरे 2 चैनल हैं टिकटॉक के, एक जो नया बनाया था वो मोनेटाइज है, बट वो नेग्लिजिबल उसमें आता है, इसमें मोनेटाइज को मैं गिनता नहीं हूँ। कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा पैसे देता है? लीगली देखा जाए तो यूट्यूब, एंड आफ्टर दैट फेसबुक बहुत कम पैसे देता है। अभी हमारा यूट्यूबर्स के ग्रुप पर यही हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे अगर आपको आ रहे हैं सेम कंटेंट डालने के लेट्स से $1000, तो आपको फेसबुक पर 500 मिलेंगे। हाँ, फेसबुक के ऊपर बहुत कम रेट है, इवन वो भी हो सकता है उससे भी कम मिले, राइट। सो लीगल तरीके से सिर्फ आपको यूट्यूब पे करता है। यूट्यूब भी इतना पे नहीं करता क्योंकि हमारी ऑडियंस यहाँ की है, पाकिस्तान की है। अगर ऑडियंस बाहर की होगी तो डेफिनेटली जहाँ आपको लेट्स से $1000 मिल रहा है, हो सकता है आपको वहाँ पे $2,000 से $3,000 मिले। तो इतना 50% का डिफरेंस है। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि जो बाहर का जो क्लिक थ्रू रेट है ना, अगर कैनेडियन ऑडियंस है या ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस है, उनके पैसे, उनके डॉलर ज़्यादा हैं, तो ये क्या वजह है इसकी? उसकी वजह ये कि उनका रेट, जो वहाँ का एड स्पेंड का रेट है ना, वो ज़्यादा है। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल चूँकि उनकी बाइंग पावर ज़्यादा है, परचेजिंग पावर ज़्यादा है, वो एक लेट्स से $5 का एक ऐड खरीदते हैं, वहीं पे पाकिस्तानी खरीदते हैं $1-2 का। $1-2 तो आपको जो पैसे मिलते हैं वो स्प्लिट होकर मिलते हैं। आई थिंक 55% आपको मिलते हैं, 45% यूट्यूब रखता है, राइट। तो फिर यूट्यूब, अगर आप कम कमा रहे हैं तो आपसे यूट्यूब भी कम कमा रहा है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में जो वेली आवाम ज़्यादा है, हमारे इंडिया पाकिस्तान में, तो व्यू ज़्यादा आ जाते हैं, तो बात वहीं पे आ जाती है। अच्छा, ये बताएं उमर भाई कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो किसी का सगा नहीं है, आपको डेली की वीडियो बनानी पड़ेगी। ये कितना हेक्टिक काम है। लोग समझते हैं कि बड़ा आसान है जी, कैमरा परचेज कर लिया, माइक परचेज कर लिया, बैठ गए, और उमर सलीम तो इजीली कर लेता है पॉडकास्ट। आपको मेहनत कितनी करनी पड़ती है? मैं एक हफ्ते में बमुश्किल एक वीडियो बना पाता हूँ अपने YouTube चैनल के लिए, ठीक है, और एक हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर मैं ये डेली करना चाहूँ तो मुझे कम से कम मेरे पास 20-25 पॉडकास्ट बैकअप में पड़े होने चाहिए, ताकि मैं डेली एक अपलोड करता रहूँ, साथ साथ बनाता रहूँ, साथ साथ दिन में एक 2-2 भी मुझे करना पड़ेगा। तो ये इतना हैक्टिक है कि यू क्या भाई मैं ये पढ़ाऊँ, मेरी बात हो गई, ठीक है। क्योंकि इसमें आपने सोचना है, रिहर्सल करनी है। मैं अपने कंटेंट की बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं अभी वो वाइन्स, वो स्केच वाली वीडियोस नहीं आती अब, क्योंकि उनको बनाने में हफ्ता 2 हफ्ते लगते थे, उतना आपको रिटर्न नहीं मिलता था। डेली व्लॉग और इस तरह की जो वीडियोस हैं, शॉर्ट रील्स या कुछ ऐसी जिसमें जस्ट माइंडलेसली आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बस ये यार मैं यहाँ पे आया हूँ, आज मैं न्यू के ऑफिस आया हूँ, यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, दिस एंड दैट, उसमें आपको कोई माइंड से एफर्ट नहीं करनी पड़ी। जस्ट व्हाट आर यू डूइंग, यू आर रिकॉर्डिंग इट, सो यू कैन अपलोड इट डेली। और इसको डेफिनेटली फिर यूट्यूब रिवॉर्ड भी करता है बिकॉज डेली आ रही है, और जो इतना फ्रीक्वेंट नहीं आता, तो अब डेली वालों से यूट्यूब भी कमा रहा है, वो भी कमा रहे हैं, वीकली वालों से, मंथली वालों से नहीं। इसलिए जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इरफान जुनैद जो है, जुनैद अकरम को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं जो सोलो करते हैं, वो आप देखेंगे ना होने के बराबर यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं। वो सारे इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स पर आ गए क्योंकि वहाँ पे ब्रांड एंडोर्समेंट ज़्यादा है। तो उमर भाई, आप मंथली
कितना अर्न कर रहे हैं? अगर आप फिगर बताना चाहें, नो प्रॉब्लम, बताना चाहें तभी कोई इशू नहीं है, लेकिन एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहे हैं, कितनी है? देखिए, मैं सिर्फ यूट्यूब पर नहीं बैठा हुआ, मेरे और भी हैं कुछ जिन पे चलता है यूट्यूब। अगर सिर्फ आप यूट्यूब पे रहेंगे तो आई थिंक दैट इज़ नॉट इनफ कि आपका सिर्फ किचन चलता है। किचन चलता है। स्पेशली अगर आप एक नॉर्मल आपका यूट्यूब चैनल है, आपके मिलियंस ऑफ व्यूज़ नहीं आ रहे हर टाइम, राइट? सो आपका सिर्फ किचन चलता है, आप यूट्यूब से 5-7 लाख कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, सपोर्ट कितना है, क्योंकि द काइंड ऑफ कंटेंट आई मेक उसमें एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा, राइट? मुझे रेंट देना है उस पूरे स्टूडियो का, बिजली का बिल देना है, मेरे पास 7-8 लोग 10 लोग काम करते हैं, उनकी सैलरीज देनी है, राइट? सो इस हवाले से अगर देखा जाए तो यूट्यूब की सैलरी जस्टिफाइड नहीं है। यू डोंट मेक इनफ टू मेक सम मनी जो आपके सेविंग में चली जाए, राइट? ऑन द अदर हैंड जो एंडोर्समेंट्स आती हैं, दोज आर बोनसेस, ठीक है? आप ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं, वो एक बोनस है, उस पर भी लोग इतराज करते हैं, हाँ बिक गया कुछ ये नहीं पता ये रोजी रोटी है हमारी। अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग गवर्नमेंट की कैंपेन की थी, कुछ लोगों ने उस पर काफ़ी लोगों को गालियाँ पड़ी एंड ऑल दैट, पर ये लोग नहीं समझते हैं कि आप अगर फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं फिर ठीक है, अगर आप गलत चीज़ें बता रहे हैं उस पर तो आपका तनकीद करने का लोगों को हक बनता है, लेकिन हर तरह से लोग जो है ना वो करते हैं। सो एंडोर्समेंट आर द ओनली थिंग्स जिसमें एक यूट्यूबर जो है ना वो अच्छा अर्न करता है, और फिर रह जाता है आपका, उसके अलावा आई थिंक यही है, 2 चीज़ें हैं, यूट्यूब एंडोर्समेंट और आपकी वो अर्निंग। फिर मेरा एक और बिजनेस भी है जिसमें हम फ्रीलांसिंग सर्विसेज देते हैं, जो मैंने शुरू किया था तब उसको अपने एक एजेंसी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, जिसमें मेरा पार्टनर है वो उसको चला रहा है, मैं साइलेंट पार्टनर, तो वो भी साथ साथ चलता रहता है, राइट? सो इट्स गुड। उमर भाई, ये जो आपने एक जमूद को तोड़ा, मैं ये कहूँगा कि लोग ना पहले जब इस तरह के शोज बनाते थे ना कहीं ना कहीं वो गेटअप आर्टिस्ट के मोहताज होते थे। गेटअप लोग करवाते थे, यार गेटअप नहीं होगा तो वो ख्वाजा सरा लगेगा कैसे, अगर गेटअप नहीं होगा तो शैतान लगेगा कैसे। आपने उसको ब्रेक किया, कुछ शोज में आपने गेटअप किया, लेकिन मोस्टली शोज विदाउट गेटअप ही थे, तो ये कैसे आइडिया आया आपको? उसकी वजह ये है कि स्टार्ट में जब मैंने पॉडकास्ट वायरल होना शुरू हुए तो उस टाइम लोगों को पैरोडी पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था। लोगों को बस यही पता थी बोरिंग पॉडकास्ट, ये सारे जो है ना वो, तो हमने इसलिए उसको इतना सटल रखा कि लोगों को लगे रियल पॉडकास्ट ही चल रहा है। क्योंकि जब रियल पॉडकास्ट समझ के वो सुनते थे तो उनको कहते क्या बकवास कर, ये क्या कह रहा है। अगर उसके अंदर हम कैरेक्टर डाल देते स्टार्ट में ही, वो मेकअप डाल देते तो उनको ये तो प्रोग्राम है, ये तो टीवी है, इसको स्किप करो, राइट? सो दैट्स व्हाई स्टार्ट में हमने ज़्यादा मेकअप पे, जब लोगों को पता लग गया कि ये पैरोडी पॉडकास्ट है, लोगों को मेरी शक्ल का भी पता लग गया, लोगों को मेरे जो बार बार गेस्ट रिपीट होते हैं उनको पता लग गया, फिर हम मेकअप की तरफ आए, हल्का फुल्का कैरेक्टर करके। हम ज़्यादा उसको नहीं करते थे कि बहुत एग्जैजरेट नहीं करते थे, सटल से करते ताकि जस्ट एक अच्छा, एक सवाल मज़ीद ये करूँगा कि आपके वो भी मैंने देखा है कि आपको एक्टिंग का भी शौक है, आपने एक पॉडकास्ट खुद भी किया वो सरकारी अफसर वाला, वो क्या वजह थी? लोग भाग गए थे कि नहीं करना सरकारी अफसर वाला, और उमर सलीम भाई ने खुद ही जो शुरू कर दिया, वो क्या वजह थी? नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी कोशिश होती कि हफ्ते में एक पॉडकास्ट तो लाजमी जाए। सो उस टाइम मैंने कोई पॉडकास्ट लिखा नहीं था, कुछ कैरेक्टर नहीं सोचा था, कुछ किया नहीं था, किसी के साथ अलाइन नहीं था, तो मेरे पास एक दिन था, इट वाज थर्सडे, और अगले दिन जुम्मा था, जुम्मे को मेरा 8 बजे प्रोग्राम जाता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है कि अभी हो जाए जिसपे मुझे गेस्ट का मोहताज ना होना पड़े, दिस एंड दैट। फिर मैंने कहा मैं खुद करके देखता हूँ, फिर मैंने वो सारा स्क्रिप्ट लिखा, फिर खुद बैठ के वो किया, फिर वो खुद ही मेकअप करके वो मैंने किया। बड़ा अच्छा था वो उमर भाई, वो फेनोमेनल था, क्या बात है, आपने कमाल कर दिया था उसमें। उसकी स्क्रिप्ट एक ही दिन में लिखी थी? हाँ, वहीं बैठ के लिखी, वहीं बैठ के ऑटो स्क्रिप्टिंग। हाँ। अगर ऑटो स्क्रिप्टिंग हम करें इस वक्त, कोई कैरेक्टर आप मुझे दें और हम कोई परफॉर्म करें, बस ऐसे कह लेंगे 1 मिनट का करें? नहीं, स्क्रिप्ट पे टाइम लगता है। मतलब मौके का स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि मुझे तन्हाई के कोई 1-2 घंटे चाहिए जिसमें मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं हूँ, मेरा कलम हो, मेरा जो है ना वो कॉपी हो, और मैं उस पर लिखता रहूँ सारा कुछ टाइप। इंस्पायर किससे हैं आप? अनवर मकसूद साहब से? अनवर मकसूद साहब तो लेजेंड है, डेफिनेटली वो उनका एक है। चूँकि मैं परफॉर्मिंग साइड पर भी हूँ तो मुझे लगता है कि जो राइटिंग परफॉर्मिंग दोनों में है, डायरेक्शन में है, वो मुझे ज़्यादा अपील करते हैं। जैसे सुहेल अहमद साहब, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनको बचपन से मैंने देखा है, और उनकी परफॉर्मेंस, उनकी वो विटीनेस, मतलब वो मैं समझता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग हैं
इस इंडस्ट्री हस्बे हाल में आपको इनविटेशन कभी आया प्रोग्राम का? हस्बे हाल में तो नहीं मैंने किया, लेकिन जुनैद सलीम साहब के जुनैद साथ मैंने सलीम साहब किया के है। वो एक प्रोग्राम रिसेंटली मैंने किया था, वो देश बुक कर रहे हैं वो, तो वो अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम गया था। उसमें मैंने कुछ अपनी एक पंजाबी पोइट्री पढ़ी थी, वो काफ़ी वायरल गई थी। कुछ अगर हमें भी पोइट्री या आपका अपना लिखा हुआ कोई कलाम आप सुना दें हमें भी। मैं वही दो उसके शेर पढ़ देता हूँ जो मैंने वहाँ पर सुनाए थे। जी। दैट वाज अबाउट लाहौर, पहली मोहब्बत लाहौर में आई और वो गेड़ा हो गया। लाहौर की खातिर, मतलब लाहौर आए अपनी मशूक की खातिर, लेकिन वो भाग गए। भाग्य, हाँ जी। तो उसमें ये था कि पिंड दस के मैं वैसे कुछ और आया, तेरा करके नहीं चलिए मैं लाहौर आया, मर जानिए तो मित्रा नु शौक करता, सिम बंदा के नंबर ब्लॉक करता, ब्लॉक करता, मेरी आस उम्मीद ते टुटी ही टुटी, नाले हार्ट भी मेरा ब्रोक ब्लॉक कर, करता, मैं तो पिंड चलदी कमेटी तोड़ आया, तेरा करके नहीं चलिए मैं लाहौर आया। तो कुछ इस तरह से था। आपकी लाइफ के बारे में स्टोरी, कोई ऐसी स्टोरी जो आपको आज तक ना भूलती हो, यार ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं IMTV पे जॉब करता था इस्लामाबाद में, एक IT के रिलेटेड एक कंपनी है, तो उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तो उस यूट्यूब चैनल पे मैं काम करता था, वीडियोस बनाता था, इंफरटेनमेंट समटाइम कुछ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक स्केच वीडियो बनाते हैं। मैंने उस वीडियो का सारा आइडिया लिखा और नेक्स्ट डे हमने जो है ना वो परफॉर्म करना था। तो उसमें मेरे साथ जो 3-4 लोग शामिल थे, उनमें एक मुतज़्ज़म, मियाँ मुतज़्ज़म, जो आपके साथ वो नियो काका रिपोर्टर हमारे साथ होता है, जिसका कंटेंट आप लोग हाँ नियो पे जो प्रोग्राम करते हैं, रोड शो करते हैं वो, और साथ में हसनैन, वो भी अभी हसनैन हानी, हसनैन हानी, वो भी आपके साथ काम कर, वो और 1-2 लड़के और थे जो हमारे साथ मौजूद थे। तो हमने सोचा कि ये शूट करते हैं। शूट ये था कि एक दोस्त है जिसके पास पैसे हैं, आपने उधार आपने उसको दिए, वो वापस नहीं कर रहा, ठीक है, तो अब उससे आपने पैसे लेने हैं, ठीक है, तो आप एक स्टेज करते हैं रोबरी, ताकि उस रोबरी में जो है ना पैसे निकलवा सके। तो ये बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट था। तो हमने उस पर रोबरी का सीन शूट करना था। तो मैंने अपने कज़न को कॉल की कि यार मुझे बताओ तुम्हारी कॉलोनी में शूट कर लेंगे, मसला तो नहीं है? कहता हाँ आ जाओ, कोई मसला नहीं, शूट कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम लोग वहाँ चले गए, हमने खाली सी सड़क देखी, वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की। तो सीन ये था कि मैं गाड़ी पीछे से लेकर आऊँगा, वो बाइक आगे लगाएगा, ठीक है, उसने मुँह पे ऐसे वो लपेटा होगा, वो गन दिखाएगा और उसने वो शीशा नीचे करूँगा, पैसे देने हैं। अब मसला ये था कि जो वो बार बार मैसअप हो रहा था, वो डायलॉग भूल रहा था। हाँ, हसनैन ने बाइक आगे लगानी थी, मुतज़्ज़म मेरे साथ बैठा था, और वो जो जिसने हाथ में गन पकड़ी थी ना, वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देता था। तो हमें वो रीशूट करना पड़ा 3-4 बार वो वाला। इतनी देर में 1-2 गाड़ियां आई, उन्होंने दूर से देखा, उन्होंने हाथ में गन देखी, गाड़ी देखी, आगे बाइक लगाई हुई है, वो बड़ा डकैती वाला सीन बना हुआ था। तो उसने 15 पे कॉल चला दी। हम अभी शूट कर रहे हैं, एक डाला इधर से आया, एक डाला इधर से आया, एक सामने से, उन्होंने खड़ा करके दूर से गन्ने हमारी तरफ कर दी। तो हम देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब वो जिस बंदे ने हाथ गन पकड़ी थी ना, जिसने जो है, उसने गाने ऐसे करके अंदर डाली, ऐसे हल्का बातों बातों में होता होता मैं आगे हो गया ना, तो ऐसे ऐसे होता जाके ना साइड में बैठ गया चौकीदार वाली सीट पे। वो दौड़ा नहीं, जाकर चौकीदार के आराम से बैठ गया। तो बाद में उठ के आ रहा है, हाँ जी पहन की उतनी देर में मैं उनके साथ डील कर रहा हूँ, वो जो खड़े थे वहां पे पुलिस वाले, तो उन्होंने गन्ने हमारी तरफ की हुई थी कि हथियार फेंक दो। मैं हथियार है ही नहीं हमारे पास। तो उधर से वो हसनैन हानी था, मुतज़्ज़म था, हम लोग बाहर आए, हमने बताया ये हमारा कार्ड है, मीडिया के हम लोग हैं, ये वो। नहीं भाई जी उनते थाने चलो, हाँ उनते वो कॉल चल रही है, पहले लाहौर जाती है, लाहौरों सानू ऑर्डर आया कि फलानी जगह डकैती हो रही है, तो डकैत फड़ो जाके। तो फिर उन्होंने हमें डाले में डाला, तो बाइक भी थी हमारे पास। वो कहते हाँ जी बाइक ते आना के डाले थे, अपनी गड्डी ते जाना बाइक ते। तो हसनैन हानी खान साहब है, उमर भाई डाले ते चलते हैं, बाइक ते ठंड लगनी डाले में बिठा लिया। अब मैं वो बंदे को कॉल कर रहा हूँ कि यार वो उन्हें पकड़ लिया है, छाड़ दे, थोड़ी मेहरबानी है। तो वो बंदा फ़ोन ना उठाए। फिर मैंने एक और बंदे को कॉल की, उससे आगे कॉल करवाई। फिर जब तक हम थाने पहुंचे मेरा राब्ता हो गया। फिर मैंने उनसे बात, अच्छा वहाँ पे SHO मौजूद नहीं था, ASI वगैरह थे, वो लोग थे। हमने उनको बता दिया कि सर हम वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं ये वो। तो हम वहाँ बैठे हैं ऐसे करके ना। अब पुलिस वाला आता कोई, बच्चे कितों आए ने, किस केस च आए ने? जी टिकटॉक बना दे। तो उस दिन मुझे टिकटॉक से नफरत तो खैर वो काफ़ी 2-3 घंटे हमने वहाँ गुजारे, काफ़ी शुगर लगा। फिर वो थानेदार आ गया,
SHO उसने आके फिर सारा लिया, हमारी फ़ोटोज़ ली, रिपोर्ट बना के भेजी, फिर हमें उसने वहाँ से फ्री किया। तो वो एक वाक़या मेरे ज़हन में आता है। तो अच्छा, फिर नेक्स्ट डे हमने सेम ड्रेसिंग करके वो वीडियो कंप्लीट की। हाँ, वो यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। कमीना कौन के नाम से अगर आप सर्च करें शायद आपको मिल जाए। IMTV चैनल है और उस पे वो वीडियो पड़ी हुई है। हाँ। एक लास्ट सवाल सुहेल वड़ाई साहब के स्टाइल में, खूबसूरत नौजवान हैं, काम भी अच्छा करते हैं, पैसे भी बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं माशाल्लाह, लड़कियों की तरफ से प्रपोजल तो आते होंगे? जी बिल्कुल आते हैं। डेली बेस पर आते हैं, एंटरटेन नहीं करते। थैंक यू सो मच उमर भाई, थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट का आज बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला आपको और मज़ीद तरक्कियाँ अता करे, और आप इतने हम्बल पर्सनैलिटी हैं, आप इतने खुशगू हैं कि आपसे मिलके आज एक पता नहीं एक पॉजिटिव वाइब सी, करने की कोशिश नहीं बहुत पॉजिटिव वाइब सी आ रही है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप देख रहे थे नियो प्लस का पॉडकास्ट, मैं हूं खावर बुखारी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।